कम इन सर। हमें सर एक लड़की गायब होगी और आप लोगों को पता नहीं क्या कर रहे थे? ये सिक्योरिटी यहाँ की? सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। पर मैडम आज तो हो गया ना, सीसीटीवी है। हाँ सर। फुटेज निकाली, फातिमा की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और पैटर्निंग टीम को भी इन्फॉर्म करो। सर सर 2 आदमी यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या ये फातिमा को यहाँ से भगाने आए थे या फिर इन सब का फायदा उठाकर फातिमा खुद भाग गई? ये दोनों जो भी थे इस जीवन शांति में चोरी के इरादे से तो आए नहीं होंगे, तो इनका मकसद क्या था? फुटेज से साफ लग रहा है कि फातिमा इनके साथ नहीं गई बल्कि अपनी मर्जी से भागी। शर्मा, इस बच्ची का जल्द से जल्द मिलना जरूरी है। पता करो वो नोएडा में कहाँ हो सकती है। उसने कहा था कि वो झारखंड के दुर्गापुर की रहने वाली है। वहां की लोकल पुलिस को उसकी एक फोटो भेज। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, बोलो। एक बर्फ मिलेगा? 14 रुपए। ए रुक रुक रुक, चोरनी पैसे दे। ए रुक रुक रुक। एक तरफ जहां हम फातिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे की पहचान पता करने में जुटे थे जिसकी लाश हमें तालाब में मिली थी। और काफी कोशिश के बावजूद भी हम उसकी पहचान पता नहीं कर पाए थे। और उस बच्चे का फातिमा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। फातिमा की तलाश में हमने उसकी तस्वीर झारखंड दुर्गापुर पुलिस से शेयर की, तो पता चला कि दुर्गापुर पुलिस काफी पहले से ही फातिमा के वालिद अख्तर के मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी। और साथ ही दुर्गापुर पुलिस से फातिमा के उस घर के बारे में पता चला जहाँ फातिमा के माँ बाप जरीना और अख्तर के इंतकाल के बाद उसके दोनों भाई बहन उसकी बड़ी फूफी और फूफा के साथ रह रहे थे। साहब मैं फातिमा की फूफी हूँ, लेकिन फातिमा तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती? वो फरीदाबाद में रहती है। मेरी छोटी बहन और उसकी छोटी फूफी शबनम के यहाँ पर। फरीदाबाद में शबनम रहती कहाँ? वो सब मैं आपको बताती हूँ साहब, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि फातिमा ने ऐसा क्या किया है कि आप उसे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए? हमने उसे नोएडा में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उसके पास से ड्रग्स भी मिली थी। क्या? ये लड़का कौन है? इसे पहचानती है? नहीं साहब, हम इस बच्चे को तो नहीं जानते। और साहब हम तो फातिमा को भी फरीदाबाद नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन छुपाया ना तो तुम दोनों ही जेल में हो गए। बताओ कहाँ है फातिमा? बोलो। हाँ साहब, हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। हम तो फातिमा को यहाँ उसके भले के लिए ही लाए थे, लेकिन बेचारी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साहब हमने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका स्कूल में दाखिला भी कराया था। हाँ शुरुआत में उसका यहाँ मन नहीं लगता था, लेकिन बाद में उसका पढ़ाई में खूब मन लगने लगा था। फूफी, फूफी आपको पता है मैंने स्कूल में टॉप किया है। मुझे 100 में से 95 मार्क्स मिले। अरे वाह, दिखा। अरे वाह, शाबाश। मैं बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की ही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका धीरे धीरे पढ़ाई से भी मन हटने लगा। हम उसे स्कूल भेजते थे तो स्कूल से भी भाग जाती थी। आए दिन उसकी मास्टरनी उसकी शिकायत करती थी। मैं जब उसे समझाती थी तो वो घर से भी भाग जाती थी और रास्तों में भटकती रहती थी। फिर हमें मजबूरन उसका स्कूल बंद करवाना पड़ा और फिर उसके बाद वो आशिमा के घर चली गई पढ़ने के लिए। आशिमा? कौन आशिमा? आशिमा मेरी सहेली है, वो यहीं पास में ही रहती है। आशिमा उसे पढ़ाती थी और फातिमा बदले में आशिमा के बच्चे का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फातिमा का मन वहाँ से भी उब गया था, वो वहाँ से भी भाग गई। सर हमारी जिंदगी तो उसको इधर उधर ढूंढने में ही बीत गई है। लेकिन अभी फातिमा इतने दिनों से हमारे साथ थी, तो इस बार उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? और उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई? साहब हम लोग कंप्लेंट करना चाहते थे, लेकिन इस बार हम लोग डर गए थे। किस बात से डर गए थे?
वो साहब इस बार फातिमा से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। साहब फिर आशिमा ने बताया कि फातिमा उसके बच्चे को खूनम खून करके भाग गई है। हमने फातिमा को खूब ढूंढा लेकिन हमें कहीं नहीं मिली वो। मतलब फातिमा ने आशिमा के बच्चे को मार दिया? नहीं साहब, बच्चा मरा तो नहीं, लेकिन उसको बहुत गंभीर चोटें आई थी और उसकी हालत बहुत नाजुक है। और फातिमा ने सिर्फ बच्चे को गिराया ही नहीं, बल्कि उनके घर से 10,000 रुपए भी चोरी करके भाग गई थी। ये आशिमा का घर कहाँ है बताओ मुझे, चलो। साहब वो लोग यहाँ पे नहीं है, बच्चे का इलाज करवाने मुंबई गए हैं। इस बच्चे को देखा है कभी? जानते हो इसे? नहीं साहब। लेकिन शर्मा, एक 10-11 साल की बच्ची में इतना गुस्सा, ये नॉर्मल बात नहीं हो सकती। होगी भी कैसे? पिछले 1-1.5 साल में इस बच्ची ने इतना सहा है, इतना देखा है। अपने माँ बाप को है, अपने भाई बहन से दूर, या अपने फूफा फूफी के साथ रह रही। लेकिन सर उसके छोटे फूफा फूफी का कहना है कि फातिमा का बर्ताव 6 महीने पहले तक काफी अच्छा था। बोलिए। साहब आप उस लड़की को जानते नहीं हो, वो 1 नंबर की झूठी है। बच्चे की तरह समझा उसको हमने, लेकिन हमेशा वो एक बात से हमसे चिढ़ती थी। उसके बाप का और हमारा 36 का आंकड़ा था और हमेशा अक्सर झगड़ा होता था हम दोनों का। जब यहाँ थी तो बोलती थी कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं और मैंने उनको क्यों पीटा। तब तो उसे ये भी कहना चाहिए कि उसके अब्बू अख्तर का कत्ल तो नहीं किया। साहब अख्तर का मर्डर किसी और ने नहीं, बल्कि उसके बेटे फातिमा के भाई कमाल ने किया। साहब अख्तर अपनी बीवी को पीटा करता था और उसी वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई और कमाल ने इसीलिए ऐसा किया। और वो बच्ची तो साहब वो बचपने में कुछ भी बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। आप उसी से पूछिए, कोई और ही होगा। सर इसे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है। सर क्या हुआ? फातिमा फिर से भाग गई। फातिमा के बयान की बुनियाद पर हमने फरहान को फातिमा के साथ रेप करने के जुर्म में कस्टडी में ले लिया था। लेकिन फरहान की ये बात सच साबित हुई कि फातिमा के अब्बू को फातिमा के भाई कमाल ने ही मारा था। कमाल के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए थे और कमाल को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। लेकिन फरहान लगातार इस बयान से इनकार कर रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने फातिमा का रेप नहीं किया। और फरहान के इस बयान का सपोर्ट सिर्फ उसकी बीवी शबनम ही नहीं, बल्कि फातिमा की बड़ी फूफी मेहरुनिसा और फूफा मुस्तफा भी कर रहे थे। पर हमने फरहान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। 2 महीने से कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान फातिमा के बड़े फूफा और फूफी कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। फरहान लगातार कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। डिफेंस लॉयर वीना सहगल और प्रोसिक्यूशन लॉयर अनिल सिंह बार बार कोर्ट में अपना अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन फैसला किसके हक में जाने वाला था इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और फिर जो हुआ उसने इस केस का रुख एक बार फिर से बदल दिया। सर ये जीवन शांति संस्था से मिली ड्राइंग है जहां फातिमा रहती थी। सर मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शबनम से सवाल जवाब करने की इजाजत दे। इजाजत है। आपने इससे पहले कभी ये ड्राइंग देखी थी? जी घर पर फातिमा ने ही बनाई थी। आपने सबसे पहले ये ड्राइंग कब देखी थी? जब फातिमा पहली बार स्कूल नहीं गई थी। आप जा सकती हैं। सर ये ड्राइंग से साफ साफ झलक रहा है कि रेप के बाद उस बच्ची के दिल और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नोएडा में आई तो पढ़ाई लिखाई में वो अच्छी थी, अव्वल थी। यानी उसने अपने गम से उबरना सीख लिया था। ये फरहान ने जो इसके साथ कुकर्म किया, ये जो घिनौना काम किया, फातिमा उससे उबर नहीं पाई। इसके अंदर आई एग्रेशन और बेचैनी की भी यही वजह है। और मिलाड अब ये सच से दूर भाग रही है। और सच से दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि इसने जो देखा है उसको देखने के बाद इसका सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। और अभी भी अगर इसको न्याय नहीं मिला, इसके सच को झूठ बोलकर खारिज कर दिया गया, तो मिलाड इसके साथ बहुत बुरा होगा, इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑब्जेक्शन सर, हम इस बच्ची को कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मान सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पिछले 2.5 महीने से ये सुनवाई चल रही है। आजकल हमारी सोसाइटी में माइनर्स के साथ अक्सर ऐसी अमानवीय, नीच और भद्दी हरकतें हो रही है जिससे एक बच्चे का न सिर्फ भविष्य खराब होता है बल्कि आने वाली एक पीढ़ी, सभ्यता और समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये कोर्ट फरहान कुरैशी को गिल्टी मानता है
और उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है। फातिमा के हक में अदालत ने एक तारीखी फैसला सुनाया था। हमारी चार्जशीट में लगाए गए सारे इल्जाम सही साबित हुए थे, लेकिन ये जीत सिर्फ हमारी नहीं थी। ये जीत थी हर उस लड़की की, हर उस बच्ची की जो आए दिन वहशत का शिकार होती रहती है और सालों की अदालती सुनवाई तक विक्टिम रोजाना तिल तिल कर मरती रहती है। लेकिन अदालत का यह फैसला उन सारे विक्टिम्स को हौसला देता है कि सच को चाहे कितना भी क्यों ना दबाया जाए, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देख